डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन्हें किसी क्राइम के लिए कॉन्विक्ट किया गया। 26 नवंबर को इन्हें इनके गुनाहों की सजा सुनाई जानी है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन जीतने के बाद किसी प्रेसिडेंट को जेल जाना पड़े? ट्रंप का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इलीगल इमिग्रेशन, लेकिन इनके प्रेसिडेंट बनने से इलीगल ही नहीं बल्कि लीगल इमिग्रेशन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लाखों इंडियंस H1B वीजा पर अमेरिका में रहते हैं, लेकिन ट्रंप की राय में ये H1B वीजा बहुत गलत और अनफेयर है। ऑलरेडी खबरों में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज 1 मिलियन से ज्यादा इंडियंस को अफेक्ट करेंगी जो ग्रीन कार्ड की लाइन में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुई अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, बल्कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी दोनों अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में मेजॉरिटी जीतती हुई दिख रही है। व्हाइट हाउस इसके अलावा 20 सालों में पहली बार ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि एक रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट पॉपुलर वोट भी जीत जाएंगे जनता का। पॉपुलर वोट मतलब वोट शेयर में मेजॉरिटी। ज्यादा परसेंटेज ऑफ अमेरिकन से डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट किया कमला हैरिस को वोट करने की जगह। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा है कि ऐसा कई बार होता है कि मेजॉरिटी वोट शायद किसी एक कैंडिडेट को मिलता है और प्रेसिडेंट कोई दूसरा कैंडिडेट बन जाता है। 2016 की इलेक्शंस में ऐसा ही कुछ हुआ था, जब हिलेरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप से 28 लाख ज्यादा वोट्स मिले थे। वोट शेयर परसेंटेज देखो, हिलेरी क्लिंटन का 48.2% था, डोनाल्ड ट्रंप का 46.1% था, लेकिन फिर भी जीत हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की और वही प्रेसिडेंट बने थे। ऐसा कैसे हो सकता है? आइए समझते हैं दोस्तों अमेरिका का ये अजीबोगरीब पॉलिटिकल सिस्टम और जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर और बाकी दुनिया पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हर 5 साल बाद इलेक्शंस होती है और कौन सी डेट को इलेक्शंस होती है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। लेकिन अमेरिका में ये प्रोसेस हर 4 साल बाद रिपीट होता है और इनकी डेट भी सेट हर 4 साल बाद नवंबर महीने के पहले मंगलवार को, फर्स्ट ट्यूसडे को अमेरिकन जनता अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट करने निकलती है। लेकिन इस दिन ना सिर्फ ये अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट कर रहे होते हैं, बल्कि अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के लिए भी वोट कर रहे होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका का लोअर हाउस है इंडिया के लोकसभा की तरह, और सेनेट अमेरिका का अपर हाउस है इंडिया के राज्यसभा की तरह। शॉर्ट में इन्हें हाउस और सेनेट करके पुकारा जाता है। अब जहाँ एक तरफ इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस में तो जनता डायरेक्टली वोट करती है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को जनता डायरेक्टली नहीं चुनती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में दोनों हाउस और सेनेट के मेंबर्स को डायरेक्टली जनता के द्वारा ही चुना जाता है। इन दोनों के चुनाव हर 2 साल में होते हैं, लेकिन सेनेट के जो मेंबर्स हैं उन्हें सेनेटर्स कहते हैं। उनका कार्यकाल 6 साल तक चलता है, तो सारे के सारे एक साथ नहीं चुने जाते। तो 1/3 सेनेट की इलेक्शंस होती है हर 2 साल में। कल जैसे कि इस साल 34 सेनेटर्स को चुना जाना था। तो इलेक्शन के दिन ज्यादातर दुनिया को लगता है कि अमेरिकन लोग सिर्फ अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन असल में वो 3 वोट डालने जा रहे होते। पहला अपना प्रेसिडेंट चुनना, दूसरा अपना हाउस रिप्रेजेंटेटिव चुनना और तीसरा अपना सेनेटर चुनना। इन तीनों का प्रोसेस एक दूसरे से काफी अलग अलग है। पहले इनके हाउस को देखते हैं। इनके हाउस में टोटल 435 सीट्स होती हैं। हर स्टेट को उसकी आबादी के आधार पर अलग अलग सीट्स मिलती है। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क जैसी जो स्टेट है उसकी 26 सीटें है हाउस, लेकिन अलास्का और मोंटाना जैसी जो स्टेट्स है उनकी 1 और 2 ही सीटें हैं। इवन दो ये स्टेट्स साइज में काफी ज्यादा बड़ी है न्यूयॉर्क स्टेट्स, लेकिन लैंड एरिया को नहीं, पॉपुलेशन को देखा जाता है। मोंटाना में करीब 11 लाख लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क में ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोगों की आबादी है। हाउस के चुनाव काफी डायरेक्ट होते हैं। हर स्टेट को कई डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया जाता है और हर डिस्ट्रिक्ट के वोटर्स एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। कैंडिडेट्स लोकल लेवल पर कैंपेन करते हैं और लोकल इश्यूज की बातें करते हैं। आखिर में हर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वोट्स पाने वाले कैंडिडेट की जीत होती है। ये कुछ भी अनयूजुअल चीज नहीं है और इन नतीजों से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इन तीनों अलग अलग इलेक्शंस के लिए अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट्स के लिए वोट कर सकते हैं। 2024 के चुनाव से पहले रिपब्लिकन्स के पास हाउस में 222 सीट्स थी, डेमोक्रेट्स के पास 213। ऑलरेडी रिपब्लिकन्स के पास मेजॉरिटी थी, क्योंकि 2 साल पहले जो इलेक्शन हुई थी 2022 की इलेक्शंस, उनमें एक्चुअली रिपब्लिकन पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी। इन इलेक्शंस में अब दोबारा रिपब्लिकन पार्टी को मेजॉरिटी मिलती हुई दिख रही है। काउंटिंग अभी चल रही है, तो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताए जा सकते, कई दिन लग जाते हैं काउंटिंग खत्म करने में। दूसरा सेनेट पर आए तो यहाँ टोटल में 100 मेंबर्स होते हैं। अमेरिका की हर स्टेट से 2 सेनेटर्स को चुना जाता है। यहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं देखी जाती। अमेरिका में टोटल में 50 स्टेट्स हैं और 50 × 2 100 मेंबर्स, सिंपल कैलकुलेशन।
2024 के इन चुनाव से पहले डेमोक्रेट्स के पास 51-49 की मेजोरिटी थी सेनेट, लेकिन हाल ही में हुए इन 2024 के चुनाव के बाद अब ये मेजोरिटी पलट गई है और रिपब्लिकन्स के पास यहाँ भी मेजोरिटी आ गई है। और ये एक ऐसी मेजोरिटी है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सेनेट के पास ही दोस्तों पावर है फेडरल जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को अपॉइंट करने की। हालांकि जुडिशरी को सही मायने में इंडिपेंडेंट होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम से, लेकिन पिछले कुछ सालों से अमेरिका में इस बात पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है कि रिपब्लिकन पार्टी ने अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट में बिठा दिया है और उसकी वजह से ऐसे फैसले पास हो रहे हैं। राइट टू अबॉर्शन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया था अमेरिका में रहने वाली औरतों को, 2022 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद वो छीन लिया गया औरतों से। इस जजमेंट का मतलब था कि अमेरिका के कई सारे राज्यों में औरतों को अब अबॉर्शन करना अलाउड नहीं था। इसके अलावा दोस्तों सेनेट के पास बिल्स को पास करने की भी पावर होती है। अगर कोई भी कानून बनाया जा रहा है अमेरिका में, वो दोनों हाउस और सेनेट से पास होना चाहिए। सिमिलरली जैसे इंडिया में भी होता है, कोई भी कानून बनता है लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए। अब आते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर, जो कि सबसे ज्यादा जानी मानी इलेक्शंस होती है अमेरिका। अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिका में सबसे पावरफुल पोजीशन होती है, जिसे इक्वेट किया जा सकता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से। फर्क बस यहाँ पर यह है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो लोकसभा चुनावों में जीतने वाली पार्टी बाद में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करती है। यानी टेक्निकली हम लोग पीएम फेस के लिए वोट नहीं करते। फॉर एग्जांपल 2004 में जो इलेक्शंस हुई थी, जिसमें कांग्रेस लेड यूपीए की जीत हुई थी, किसी को नहीं पता था डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से अपने देश में भी स्थिति ऐसी ही बनती जा रही है, जहां पर लोग पार्टी के लीडर या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट का चेहरा देखकर वोट देते हैं। अमेरिका में भी लोग अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का चेहरा देखकर अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। लेकिन यहाँ भी कहानी में एक ट्विस्ट। टेक्निकली ये जो वोट है ये डायरेक्ट वोट नहीं है अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, बल्कि यहाँ वोट किया जाता है इलेक्टर्स के जरिए। इलेक्टर्स की एक बॉडी जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, वो इवेंचुअली जाकर प्रेसिडेंट चुनती है। भले ही बैलेट पेपर पर प्रेसिडेंट और उनके वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट का नाम दिखता हो। और हाँ, वैसे अमेरिका में आज के दिन भी ज्यादातर स्टेट्स में बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं, लेकिन असल में लोग उन इलेक्टर्स को वोट दे रहे होते हैं जो पार्टी के वफादार होते हैं। टोटल में 538 इलेक्टर्स होते हैं पूरे अमेरिका में, और हर स्टेट के एक डिफाइंड नंबर ऑफ इलेक्टर्स। कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा इलेक्टर्स हैं, कुछ स्टेट्स के पास कम इलेक्टर्स हैं। ये भी उनकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। एक्चुअली में इलेक्टर्स का नंबर होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो मेंबर्स का नंबर है प्लस उस स्टेट के जो सेनेटर्स का नंबर है। तो बेसिकली हाउस का नंबर प्लस 2 इलेक्टर्स का नंबर हो गया। उदाहरण के लिए टेक्सास की स्टेट ले लो। टेक्सास के पास 38 हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स है और 2 सेनेटर्स। तो इलेक्टर्स की संख्या यहाँ हो गई 38 + 2 40। क्योंकि टोटल में 538 इलेक्टर्स हैं, तो किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जीतने के लिए यहाँ पर इसका हाफ पे मार्क क्रॉस करना होता है, जो कि है 270 इलेक्टोरल वोट्स का मार्क। इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में सबसे अजीब चीज अब यहाँ पर यह आती है कि एक विनर टेक्स ऑल का सिस्टम है। जिस भी राज्य में जिस